अ, फिर से हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक था, लेक्चर है डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेटल जॉइनिंग मेथड का, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बोल्टिंग, रिवेटिंग और सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा है। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोल्डरिंग के बारे में। तो आप लोगों ने देखा था कि हम सोल्डरिंग जो है वो करते हैं 427 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में। ठीक है, 427 डिग्री से कम तापमान पे हम जो है सोल्डरिंग करते हैं। और इसमें जो हम सोल्डर यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि फिलर मेटल जो यूज करते हैं, वो जो होता है वो टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। मुख्यतः टिन और लेड की मिश्र धातु होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो फिलर मेटल होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ही बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, मतलब कि बहुत कम होता है। इसमें सिर्फ क्योंकि हम लोग सोल्डर को ही पिघलाते हैं, बेस मेटल को नहीं पिघलाते हैं, इसलिए ये जो फिलर मेटल हमने यूज करना है टीन और लेड का, ये जो है हमेशा कम तापमान का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। साथ में हमने पढ़ा था ब्रेजिंग के बारे में। तो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये किया जाता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पे, और सोल्डरिंग जस्ट उसका उल्टा था, 427 से कम पे किया जाता है। साथ में यहाँ पे जो ब्रेजिंग के लिए हम फिलर मेटल यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉपर और जिंक का, ठीक है, जिसको हम कॉपर और जिंक यदि मिला दे तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रास का। तो ब्रास से रिलेटेड हम यदि यूज करते हैं फिलर मेटल तो वो कहलाती है ब्रेजिंग, ठीक है। जैसे कि नाम से भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे फिलर मेटल के लिए हम यूज कर रहे हैं ब्रास का, मतलब कि कॉपर और जिंक का, ठीक है। और उसके अलावा हमने जो है सिल्वर सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा था। तो सिल्वर सोल्डरिंग में भी क्या होता है, सिल्वर सोल्डरिंग में होता है कि हम फिलर मेटल में यूज करते हैं कॉपर के साथ में सिल्वर का, इसलिए हम इसको कहते हैं सिल्वर सोल्डरिंग। और ये बिल्कुल ही ब्रेजिंग की जैसे होती है, ठीक है। साथ में हमने पढ़े थे सोल्डरिंग आयरन के बारे में। तो हमको जब सोल्डरिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें एक इक्विपमेंट चाहिए होता है, सोल्डरिंग आयरन, जिसके द्वारा हम सोल्डर को पिघलाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं सोल्डरिंग आयरन। साथ में टीनिंग और सोल्डरिंग आयरन क्या होता था, सोल्डर जब हम नया नया सोल्डर लेके आते हैं तो उसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन लेके आते हैं तो उसके ऊपर सोल्डर की एक बहुत पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ये जो पतली सी परत हम सोल्डर की चढ़ा रहे हैं अपने सोल्डरिंग आयरन पे, ये कहलाती है टीनिंग, ठीक है। और ये टीनिंग किस पर्पज से की जाती है, हमारा जो सोल्डरिंग बीट होती है, ठीक है, वो कॉपर की बनी है, लेकिन यदि ये बहुत ज्यादा गर्म होगी तो ये वातावरण के प्रभाव के कारण क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, हमको इसको बचाना है, तो इससे बचाने के लिए हम टीनिंग करते हैं सोल्डरिंग आयरन की, ठीक है। अ, इसके अलावा हमने सोल्डर पढ़े थे कि कौन कौन से हम सोल्डर यूज करते हैं। मतलब सोल्डर तो बेसिकली टीन और लेड का ही कंपोजिशन है, टीन और लेड का कंपोजिशन है, लेकिन वो अलग अलग जो मात्रा में हमारा यूज होगा। तो ये जो अलग अलग मात्रा में यूज होगा वो कहाँ कहाँ यूज होगा, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ फ्लक्स में हमने देखा था कि हम फ्लक्स क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे जो भी धातु है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने, ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। और जो फ्लक्स होता है ये साथ में ही फ्लूइडिबिलिटी बढ़ाता है, मतलब कि तरलता बढ़ाता है हमारे सोल्डर की, ताकि जो हमारा रिएक्शन है, मतलब कि कैपिलरी एक्शन जो हमारी सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों में होता है वो बहुत आसानी से हो सके, इसीलिए हम यूज करते हैं फ्लक्स को, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टाइप्स ऑफ फ्लक्स कौन कौन सी होती है। तो दो प्रकार की हमने फ्लक्स देखी थी। एक होती थी इनऑर्गेनिक या फिर कोरोसिव फ्लक्स, दूसरी होती थी ऑर्गेनिक या फिर नॉन कोरोसिव फ्लक्स। इसी को एक्टिव और पेसिव फ्लक्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होती है हमारी इनऑर्गेनिक फ्लक्स,
ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फ्लक्स क्या होती है, ये जो फ्लक्स होती है वो एसिडिक प्रकार की होती है, मतलब अम्लीय होती है। साथ में ये जो होती है केमिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है क्या है, कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। ये प्राकृतिक नहीं है। इनऑर्गेनिक का मतलब ही होता है अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक मतलब कि ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रही है, इसे मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। तो मनुष्य कैसे बनाएगा, केमिकल का उपयोग करके ही बनाएगा, इसीलिए इनऑर्गेनिक फ्लक्स जो होती है वो अम्लीय प्रकार की होती है और केमिकल एक्टिव भी होती है, केमिकली एक्टिव होती है। साथ में देखिए ये जितनी ये फ्लक्स है केमिकल से बनी हुई होती है, इसलिए जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारी जो पेरेंट मेटल होता है, बेस मेटल होती है, उसको भी कोरोसिव रिएक्शन कर सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी सोल्डरिंग समाप्त होती है उसके बाद में इस फ्लक्स को बहुत अच्छी तरीके से हम साफ कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक फ्लक्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे ही सोल्डरिंग करनी है उसके बाद में आपको फ्लक्स के पूरे जो अंश होते हैं वो आपके पेरेंट मेटल से हटाना है, ताकि आपका जो पेरेंट मेटल है वो जंग ना लगे या फिर खराब ना हो, ठीक है। और ये वाले जो फ्लक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, और इसमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से साफ कर दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है हमारी इनऑर्गेनिक फ्लक्स में सबसे पहले प्रकार का जो फ्लक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जिसको बोलते हैं म्यूरियोटिक एसिड, जिसको HCl भी कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका HCl, ठीक है। ये वाला जो लिक्विड होता है, ये वाला जो एसिड होता है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसकी जो गंध होती है वो बहुत तीखी होती है। साथ में जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, यदि हमें इसे इस वैक्यूम फ्लास्क से ओपन करेंगे तो ये हवा के साथ रिएक्ट करके धुआं बना के उड़ जाएगा, ठीक है, यदि कंसंट्रेटेड अवस्था में है तो ये वाला जो हमारा जो यूज करने वाला जो हमारा फ्लक्स है, ये सिर्फ हमारा जिंक के साथ में यूज हो सकता है, क्योंकि ये जिंक के साथ में रिएक्ट करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड जो है ये फ्लक्स की तरह रिएक्ट करता है। सिर्फ HCl जो है वो फ्लक्स की तरह रिएक्ट नहीं करता है, जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक क्लोराइड और फिर ये फ्लक्स की तरह व्यवहार करेगा। और ये इसीलिए जो है ये HCl जो है फ्लक्स में सिर्फ तब वहाँ यूज हो सकता है जहाँ पे जो जिंक है या फिर हमें गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट पे जब हमको काम करना है या जिंक आयरन पे काम करना है, तो देखिए जिंक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तभी हम जो है इसके ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो HCl खुद तो फ्लक्स की तरह रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये जिंक के साथ में मिल जाता है तो ये फ्लक्स की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। ये याद रखने लायक चीज है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिंक क्लोराइड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। जिंक और HCl का जब हम हाइड्रोजन तो गैस में उड़ गया, हाइड्रोजन तो गैस बना के उड़ जाता है, और ये जो क्लोरीन का सब्सटेंस है वो जिंक क्लोराइड में बच जाता है। तो ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है इनऑर्गेनिक फ्लक्स है, ठीक है। और आपको देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ऐसा कुछ वाइट तरीके का होता है। और HCl में जैसे कि मैंने बताया कि HCl में जब हम जिंक को मिलाते हैं थोड़ी सी मात्रा में तो जिंक क्लोराइड बनता है, ठीक है। और जो ये वाला फ्लक्स होता है, ये वाला हम कॉमनली यूज कर सकते हैं या फिर HCl में जिंक की मात्रा मिला के बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड टाइप का फ्लक्स। तो ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसको बहुत कॉमनली बोलते हैं साल अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र आप देख पा रहे होंगे NH4Cl होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो
फ्लक्स होता है ये कॉपर, ब्रास, आयरन और जो स्टील होती है उसकी सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है क्रिस्टलिन फॉर्म में मिलता है और इसके बाद में इसको पानी में मिला के हम फ्लक्स के तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। और ये जो सॉल अमोनिया होता है, सॉल अमोनिया का उपयोग डीपिंग सॉल्यूशन के रूप में भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये डीपिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये क्लीनिंग एजेंट ही होते हैं। मतलब कि जो हमने अभी बात की थी कि हमें इनऑर्गेनिक फ्लक्स को क्या होता है, साफ करना होता है ताकि ये हमारी मेटल, पेरेंट मेटल को गंदा ना करे। तो उससे बचाने के लिए हमें जो क्लीनिंग एजेंट होता है, वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी सॉल अमोनिया जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रकार का अब इनऑर्गेनिक फ्लक्स पढ़ते हैं। ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो होती है और ये काफी डेंजरस टाइप का होता है। ठीक है। ये यदि हमारी स्किन में यदि टच हो जाए, यदि बेयर स्किन में हमारी टच हो जाए तो ये स्किन को जला भी सकता है। इसीलिए बहुत ही आराम से और बहुत सेफ्टी के साथ में इसको यूज करना है। ये जो है स्पेशली स्टेनलेस स्टील की जब हमको सोल्डरिंग करनी हो तब हम यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड को। ठीक है। और ये क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, तो इसीलिए इसको हम प्लास्टिक कंटेनर में ही स्टोर करके रखते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास के साथ रिएक्शन करके ग्लास को भी खराब कर देता है। इसलिए हम इसको जो है स्टोर करने के लिए हमेशा प्लास्टिक के कंटेनर्स का ही उपयोग करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने के कारण इसको हम इतनी कंसंट्रेटिक मात्रा में यूज नहीं करते हैं। इसमें पानी मिला के इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है। आपको इनके सबके नाम ही याद रखने हैं ज्यादातर। अब जैसे हमने बात की थी कि दो प्रकार के फ्लक्स होते थे। एक होता था इनऑर्गेनिक, अब दूसरा है ऑर्गेनिक, यानी कि प्राकृतिक फ्लक्स। मतलब कि जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये प्राकृतिक है, मतलब कि पूरी तरह से प्रकृति से हमने इसको लिया है। इसके बस थोड़े से रूप में हम शायद रूप में परिवर्तन करके इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक फ्लक्स होते हैं ये जो मेटल की सरफेस होती है जिसपे हमको सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करनी होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब कि इसको एयर से एक्सक्लूड कर देते हैं, और एयर से एक्सक्लूड हो जाएगा जब हमारा पेरेंट मेटल, तो उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन से ही बचाना हमारा जो मेन फ्लक्स का काम है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। ये जो होते हैं ये हमेशा ऐसी जगहों पे ही यूज किए जा सकते हैं जो पहले से ही साफ है। देखिए, हमेशा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग जब भी करनी हो हमें, तो हमें हमेशा याद रखना है कि मेटल की जो सरफेस है वो क्लीन हो। अब वो क्लीन करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, या तो हम आर्मरी पेपर का यूज करें, या फिर हम वायर ब्रश का यूज करें, या फिर हम और भी बहुत सारे तरीके होते हैं क्लीनिंग के, मतलब कि तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिक फ्लक्स होते हैं वो लम्प के फॉर्म में, पाउडर, पेस्ट और लिक्विड, चारों ही फॉर्म में हमको अवेलेबल होते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला और सबसे मेन जो फ्लक्स है वो होता है रोजिन। इसको आप कई बार आपको देखने मिलेगा कि इसको रेजिन भी लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेजिन एक्चुअली रॉ फॉर्म होता है जब हम इसको पाइन ट्री से निकालते हैं, मतलब एक पाइन का वृक्ष होता है, उससे ये प्राप्त किया जाता है। तो जब ये रॉ फॉर्म में होता है तो इसे कहते हैं रेजिन, लेकिन जब हम इसको वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो ये हो जाता है रोजिन। ठीक है। तो ये देखिए, ये रोजिन इस टाइप के कलर का होता है, मतलब कि ये जो है कौन से कलर का है, एम्बर कलर का जो होता है ये सब्सटेंट होता है। ये जो कलर होता है ये एम्बर कलर कहलाता है। ठीक है। और पाइन ट्री से मिलता है हमें। और साथ में हम ये देखते हैं कि ये पेस्टर और पाउडर फॉर्म में यूज होता है। और ऑर्गेनिक फ्लक्स में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला जो फ्लक्स है वो
रोजिन फ्लक्स ही है। और ये बहुत वाइड रेंज में यूज किया जाता है। कॉपर की सोल्डरिंग करनी हो, ब्रास की, ब्रॉन्ज की, टिन की प्लेट की करनी हो, कैडमियम, निकेल या फिर सिल्वर और भी बहुत सारे अलॉयज की यदि हमको सोल्डरिंग करनी हो तो हम रोजिन फ्लक्स का उपयोग करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग वर्क होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो रोजिन या रेजिन फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रकार का जो फ्लक्स है वो है टेलो। तो ये जैसे हमने अभी देखा, ये पिछला वाला जो हमारा फ्लक्स था, ठीक है, तो ये पिछला वाला जो फ्लक्स था रोजिन फ्लक्स, ये हमारा हमने प्राप्त किया था पेड़ पौधों से, ठीक है। लेकिन ये जो टेलो टाइप का हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स है, ये हमारे को प्राप्त होता है वसा से। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे ये एनिमल फैट यानी कि जैसे कि जीव जंतुओं की वसा से प्राप्त किया जाता है इस फ्लक्स को, ठीक है। और ये जो है ये यूज की जाती है लेड, ब्रश और कॉपर की सोल्डरिंग में हम इस फ्लक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये भी जो है ह्यूमन या फिर एनिमल फैट जो है ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है, ठीक है। इसको हमने अप्राकृतिक तरीके से नहीं बनाया है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक फ्लक्स का एक हिस्सा है। दो ही हम बेसिकली यूज करते हैं, जो फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है, टेलो और रेजिन ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में जो हम यूज करते हैं वो जिंक क्लोराइड और साल अमोनिया मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी इससे पहले कुछ टाइम तक के कि हम सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं। तो कुछ ऐसी सोल्डरिंग बीट थी कि जिसे हमें डायरेक्टली हीट देनी होती थी, ठीक है। कुछ तो हमारी ऐसी सोल्डरिंग बीट होती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो और हमें ऐसी जगहों पे सोल्डरिंग करने की आवश्यकता हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जिससे हम सोल्डरिंग बिट को गर्म कर सके। तो उसमें से एक है हमारा पोर्टेबल हैंड फोर्ज, ठीक है। हाँ, मतलब ये बहुत हैंडी होता है, इसे हम ये उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से लेके जा सकते हैं। साथ में ही इस पे एक ब्लोअर अटैच होता है, मतलब कि ये आराम से इसको हवा देने का काम करता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जैसे कि मैंने बताया कि सोल्डरिंग बिट को गर्म करना होता है हमें, तो हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो होता है ये बना होता है स्टील प्लेट और एंगल से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और ये जो पोर्टेबल हैंड फोर्ज होते हैं उसमें हम हीटिंग एलिमेंट जो यूज करेंगे, मतलब फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो वो फ्यूल यूज होता है चारकोल, ठीक है, कोयला जो हम कहते हैं वो कोयला यूज किया करते हैं। और ये जो कोयला होता है ये हार्डवुड का बना हुआ तो होता है, कठोर किसी लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका उपयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं। और ये जब गर्म मतलब जब इनमें आग लग जाएगी तो ये इसमें से हमें हीट प्राप्त होगी और इस हीट का उपयोग हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग बीट को गर्म करने के लिए करेंगे, ठीक है। साथ में एक चीज होती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने सोल्डरिंग बीट को गर्म करने के लिए, वो होते हैं ब्लो लैंप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो ये जो ब्लो लैंप होते हैं उसमें फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं केरोसिन, ठीक है, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं कई बार, ठीक है। तो इस केरोसिन का उपयोग जो है ब्लो लैंप में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और ये जो है प्रेशराइज्ड फॉर्म में इस ट्यूब से निकलता है। और ये जो ट्यूब होती है ये पहले से प्री हीट की जाती है, ठीक है। तो ये प्री हीट जो वैक्यूम बाकी वैक्यूम से निकला हुआ जो ये केरोसिन होता है ये प्री हीटेड ट्यूब से कांटेक्ट में आता है। और जब हम इसमें थोड़ी सी भी चिंगारी लगाते हैं तो ये जो है बहुत अच्छी हीट देने लगता है। और इस का उपयोग भी हम सोल्डरिंग बीट को गर्म करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी डीपिंग सॉल्यूशन की। तो जैसे हम सोल्डर कोटेड जो जगह होती है
तो उसको उस पे यदि हमारे ऑक्साइड लग जाए तो उसको साफ करने के लिए हमको या डिसॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होता है डीपिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डीपिंग सॉल्यूशन होते हैं वो स्पेशली मैंने जैसे बताया था आपको, साल अमोनिया पाउडर को पानी में जब हम मिलाते हैं तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं डीपिंग सॉल्यूशन के रूप में। साथ में ये हम डाइल्यूट जिंक क्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड एज अ फ्लक्स भी यूज करते हैं, लेकिन जब इसको पानी में डाइल्यूट कर दिया जाए तो इसका उपयोग भी डीपिंग सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। तो मतलब इसका जो डीपिंग सॉल्यूशन का मेन एम है, मेन मोटो है, मेन लक्ष्य है, वो है ऑक्साइड को डिसॉल्व करना, यानी कि ऑक्साइड्स को धुलना। कॉपर बीट के ऊपर यदि ऑक्साइड्स की लेयर जम जाए तो उसको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं डीपिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम जब सोल्डरिंग करते होते हैं तो हमें सोल्डरिंग करते समय किन किन सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा जो है सोल्डरिंग हम करते हैं तो उसमें स्पैटरिंग होगी ही, साथ में हमारे फ्लक्स जो होते हैं वो काफी, यदि हम इनऑर्गेनिक फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं, काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप सेफ्टी ग्लास पहनने के बाद में ही सोल्डरिंग करें। साथ में ही जब हम सोल्डरिंग करेंगे तो हाँ, जो हमारा सोल्डर आयरन होगा वो काफी गर्म होगा। ठीक है, और उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो आप जब भी इसे कहीं स्टोर कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि वो ऐसे जगह पे ना रखा जाए कि वहां पे ही मतलब आग लगने के चांसेस हो जाए, या फिर किसी कोई उसे टच कर ले नॉर्मली तो वो उसके कारण वो जल जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा जगहों पे स्टोर नहीं करना है जहाँ पे किसी की पहुंच हो। साथ में आपको जब भी सॉफ्ट सोल्डरिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि हम सोल्डरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज हो रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया वो काफी जहरीले होते हैं। तो हमेशा अपने हाथ जो है सोल्डरिंग करने के बाद में बहुत अच्छे से साफ करने हैं आपको, साबुन का उपयोग करके या फिर कोई भी ऐसे सॉल्यूशन का उपयोग करके हाथों को साफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जब टिन की सोल्डरिंग की जाती है तो वो बहुत अच्छे से वेल वेंटिलेटेड स्थान पे की जानी चाहिए, क्योंकि टिन जो होता है वो बहुत जल्दी इवापोरेट होने लगता है। साथ में ही यदि ये एरिया में आजू बाजू हमारे एरिया में आ जाए तो इसके कारण जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमेशा बहुत अच्छे से वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही टिन वाली सोल्डरिंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में एसिड की क्लीनिंग हम जब कर रहे हैं, मतलब डीपिंग सॉल्यूशन का उपयोग करके हम जब क्लीनिंग कर रहे हैं तब भी हमें सेफ्टी ग्लासेस यूज करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हमेशा याद रखना है, जैसे हम को डाइल्यूट करना है किसी भी एसिड को, तो हमको एसिड को हमेशा पानी के साथ में मिलाना है। ठीक है, एसिड को पानी में डालना है, वो भी धीरे धीरे। हमेशा याद रखना आपको कि एसिड को हम पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में डालें। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो पा रही है आपको कि आपको एसिड को पानी में डालना है, ना कि पानी को एसिड में डालना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये यदि एसिड पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो पानी जो है वो रिवर्स में बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, वो बहुत आसानी से उसको डाइल्यूट कर लेगा अपने आप में। लेकिन यदि आप एसिड में पानी डालते हैं तो कई बार जो एसिड है वो बबलिंग रिएक्शन देते हैं, मतलब कि उसमें से बहुत सारे बुलबुले छूटेंगे, तो हो सकता है वो आपकी स्किन से टच हो जाए, आपकी स्किन बर्न हो जाए। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना है, जब ये सॉल्यूशन आप डाइल्यूट करें तो एसिड को हमेशा पानी में मिलाएं। साथ में आप को हमेशा याद रखना है कि जितने इनऑर्गेनिक फ्लक्सेस हम यूज कर रहे हैं वो सारे जहरीले हैं, तो उन्हें यूज करने के बाद जैसे अभी हमने बात की थी कि अच्छे से साबुन से आपको हाथ धुलने हैं। साथ में गॉगल्स के तो हम यूज कर ही रहे हैं, ग्लव्स भी यूज करना है जब भी आप कुछ भी फ्लक्स या फिर शोल्डर ऐसे कोई भी चीज आप हैंडल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी ही करनी है, अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखनी है। ठीक है, अब हम शोल्डर जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो शोल्डर जॉइंट जो होते हैं, आप देखिए लैप जॉइंट आपको दिख रहा है, इसके बाद में जॉगल लैप या फिर संक लैप है, स्कार्फ है, बट्टिंग लैप है, कॉर्नर लैप, टी जॉइंट है।
ठीक है, इससे पहले एक और बात हमने पिछली क्लास में बताई थी कि शोल्डर जो है वो सारे के सारे सिम जॉइंट की को एयर टाइट करने के लिए यूज करते हैं। तो शोल्डर जॉइंट में सारे प्रकार के जो सिम जॉइंट है वो भी किए जा सकते हैं शोल्डर का उपयोग करके। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है किया जाने वाला जो जॉइंट होता है वो लैप जॉइंट होता है। ठीक है, सोल्डरिंग में, क्योंकि यही सबसे अच्छी आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी दे सकता है सोल्डरिंग के केस में। बाकी जो जॉइंट होता है उसमें सरफेस एरिया जो है कम होने के कारण इसमें रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लैप जॉइंट जो है वो सबसे अच्छी रिलायबिलिटी दे सकता है। अब ये देखिए, जो ये लैप एरिया होता है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए भी ये जो सबसे स्टैंडर्ड होता है, यदि हम इसकी थिकनेस को टी मान ले, ठीक है, ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस यदि 3T है, तो ये जो लेप एरिया होता है वो हमेशा जो है 3T के बराबर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, जैसे कि ये T यदि हमारा था 3 mm, ठीक है, 3 mm की यदि हम प्लेट पे यूज कर रहे हैं सोल्डरिंग जॉइंट, तो हमारा ये जो लेप एरिया है वो कम से कम होना चाहिए कितना, 9 mm। ठीक है, ये कम से कम 9 mm यदि है तो हमारा हम सोल्डरिंग के केस की बात कर रहे हैं, हम और कोई भी केस की बात नहीं कर रहे हैं, वेल्डिंग या फिर ब्रेजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो सोल्डरिंग में यदि हम बात करें तो लैप का एरिया हमेशा 3T के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में स्कार्फ जॉइंट है, बट जॉइंट इसमें नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जब बट जॉइंट यूज करेंगे तो उसमें सरफेस एरिया काफी कम हो जाता है। इसकी जगह पे यदि आपको यूज करना हो तो हम ऐसी तिरछी प्लेट्स काट के स्कार्फ जॉइंट बनाते हैं और फिर हम शोल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, और जो लैप होता है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा यदि हमें कुछ हम राउंड जॉब्स में यानी कि पाइप वगैरह में भी हम सोल्डरिंग यूज करते हैं। ठीक है, तांबे के पाइपों में हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो उसमें अभी 2 प्रकार के जॉइंट बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिसको मैं ये एक जॉइंट आपको दिख रहा होगा स्लीव जॉइंट, इसमें देखिए ये एक पाइप आपको दिख रहा है ना, और इसके ऊपर हमने दूसरे पाइप को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके रखा हुआ है, तो ये होगा स्लीव जॉइंट। और हमेशा सोल्डरिंग में याद रखना है कि ये जो इस पे ये जो दोनों जो दूरियां हैं वो बहुत ही पास पास होनी चाहिए, ताकि हमारा जो कैपिलरी एक्शन है उसमें आसानी से हो सके। ठीक है, यदि दूर दूर होगी, क्लोजली जॉइंट नहीं होंगे, तो हमारी सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, शोल्डर जॉइंट नहीं परफॉर्म होगा। साथ में ही हम यूज करते हैं शोल्डर जॉइंट में कैप जॉइंट भी एक यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक के पढ़ा था सोल्डरिंग के बारे में, अब हम पढ़ लेते हैं ब्रेजिंग के बारे में। तो ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज होता है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्लक्स है बोरेक्स। बी से नाम जैसे आपको क्लियर हो ही रहा है। ब्रेजिंग में हमने जो फिलर मेटल यूज किया था वो भी हम ब्रास यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फ्लक्स भी हम जो यूज करते हैं वो होता है बोरेक्स, जनरल पर्पस फ्लक्स है। उसके बाद में जो है इसको हम पेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं, पानी के साथ में मिला के बोरेक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेजिंग के मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक होती है टॉर्च ब्रेजिंग। तो जैसे आप यहाँ पे हम ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का उपयोग कर रहे हैं ब्रेजिंग के लिए जहाँ पे, तो उस प्रकार की जो मेथड हो जाएगी वो कहलाती है टॉर्च ब्रेजिंग। ठीक है, ब्रेजिंग क्या होता था हमारा 427 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम किसी भी मेटल को पिघला रहे हैं, फिलर मेटल को, ठीक है, यहाँ पे भी हमको पेरेंट मेटल को नहीं पिघलाना है, तो हमारा जो है 427 डिग्री के सेंटीग्रेड के ऊपर हमारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला प्रकार है टॉर्च ब्रेजिंग। तो टॉर्च ब्रेजिंग में हम टॉर्च ब्रेजिंग नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रेजिंग है ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस टॉर्च का उपयोग करके परफॉर्म की जा रही है। उसके बाद में हम नेक्स्ट की टाइप की ब्रेजिंग देख लेते हैं, ये होती है फर्नेस ब्रेजिंग। ठीक है, इस फर्नेस ब्रेजिंग को हम वैक्यूम ब्रेजिंग भी कहते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसे किसी जो है वातावरण में ब्रेजिंग कर रहे हैं जहाँ पे भी कि वायु बिल्कुल भी आ जा नहीं पा रही है, हमने वैक्यूम क्रिएट करके रखा है जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है,
तो ऐसे स्थान पे किए जाने वाली जो ब्रेजिंग होती है उसको हम कहते हैं फर्नेंस ब्रेजिंग। और ये जो फर्नेंस ब्रेजिंग होती है ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। देखिए एक तरीके से कि यदि ब्रेजिंग आपको बहुत सारे पार्ट में करनी हो तो आप इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज कर सकते हैं फर्नेंस ब्रेजिंग का। ठीक है, ये असेंबली वर्क में यूज की जाती है। और ये जो है ये इसमें टेम्परेचर जो होता है वो यूनिफॉर्म हीटिंग के द्वारा हम कंट्रोल करके रखते हैं। साथ में अब हम देख लेते हैं तीसरे प्रकार की ब्रेजिंग, वो होती है डीप ब्रेजिंग। तो इसमें इस तरीके से कुछ बाथ बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें आप या तो फिलर मेटल या फिर जो हमारा फ्लक्स होता है उसका एक पूरा बाद केमिकल बाथ बना के रखते हैं ब्रेजिंग फिलर मेटल का, ठीक है। उसके बाद में यदि आप इस पे डायरेक्टली डुबो के हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं डीप ब्रेजिंग। अब हम बात कर लेते हैं चौथी प्रकार के मेथड, इसको कहते हैं हमारी इंडक्शन ब्रेजिंग, ठीक है। इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका उपयोग किया जाता है इन इंडक्शन वायर्स के ऊपर, ठीक है, इंडक्शन वायर के ऊपर। और ये जो ऑलरेडी ग्रूव्ड जॉइंट होते हैं, ऐसी इस टाइप की कोई जॉइंट ऐसी कोई ब्रेजिंग हमको करने की जरूरत पड़ रही है तो हम इसे कहते हैं इंडक्शन ब्रेजिंग, ठीक है। और इसमें जो ब्रेजिंग होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसके बाद में जो ये इंडक्शन कॉइल्स होगी, ठीक है, ये जो इंडक्शन कॉइल है इसको ये जो होती है ये वाटर कूल्ड होती है, क्योंकि वाटर कूल्ड होने से इसमें हीट जो है बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट है और हाई हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें बेस मेटल को नहीं पिघलाना है, तो हमें हीट कंट्रोल करनी होगी। तो हीट कंट्रोल करने के लिए हम जो है वाटर कूल्ड इंडक्शन कॉइल का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेजिंग के जो टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग जॉइंट होते हैं। तो इसमें भी सोल्डरिंग जॉइंट टाइप के ही हमारे जॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें हम बट जॉइंट का भी उपयोग कर लेते हैं। उसका रीजन यही है कि ये जो है ये सोल्डरिंग से अधिक हमें जो है रिलायबिलिटी देता है, क्योंकि इसका जो फ्लक्स हम यूज कर रहे हैं, फिलर मेटल यूज कर रहे हैं, वो हमारा सोल्डरिंग से अधिक तापमान पे पिघलता है। इसीलिए हम जो है ब्रेजिंग जॉइंट में बट जॉइंट का भी उपयोग कर लेते हैं। तो लैप जॉइंट, बट जॉइंट, स्कार्फ जॉइंट, टी जॉइंट, फ्लेंज्ड बॉटम जॉइंट, बट लैप जॉइंट और मॉडिफाइड लैप जॉइंट, ये सारे ब्रेस जॉइंट के प्रकार है। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देख लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है वो आपको जो याद करने हैं वो याद रखने हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, तो उसमें सबसे पहला जो है आपको याद रखना है टिन का मेल्टिंग पॉइंट। उसके रीजन देख लीजिए कि हमें इन सबके क्यों याद करने हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था सोल्डर के बारे में, तो सोल्डर जो होता है वो किस किस का मिश्रण होता है, अधिकतर होता है टीन और लाइट का, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो है ये मेटल्स के हमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। तो टीन और लेड में से अब हमने देख लेते हैं। सबसे पहले टीन का हमने देखा है, टीन का जो केमिकल सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है SN। तो टीन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट है 231 डिग्री सेंटीग्रेड। लेड, इसको हम कहते हैं PB, ठीक है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में हम बात कर लेते हैं जिंक की। तो ये जिंक की बात करने का रीजन, तो क्योंकि हमने बात किया था ब्रेजिंग में हम जो फिलर मेटल यूज कर रहे हैं वो कंपोजिशन होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होगा, यानी कि ब्रास है ये, ठीक है। तो जिंक जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 419 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ब्रास की बात कर लेंगे। ब्रास जो होगा वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ये रेंज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, यदि कॉपर की मात्रा अधिक है तो तापमान अधिक होगा, जिंक की मात्रा अधिक है तो हमारा तापमान कम होता है। तो इसका जो है वेरी कर सकता है मेल्टिंग पॉइंट 900 से 940 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ये सारे के सारे मेल्टिंग पॉइंट्स है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इन चारों पांचों
मेल्टिंग पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। टिन, लेड, जिंक, ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से मेल्टिंग पॉइंट याद रखने हैं। अब और हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम सॉफ्ट सोल्डरिंग की बात कर रहे हो तो हमेशा टिन का स्थान पहला आएगा। जैसे कि टिन और मैंने लेड बोला था, तो उसमें हम कंपोजिशन की यदि बात करेंगे तो हमेशा टिन सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद में लेड बात किया जा रहा होगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि हमें जब कुकिंग यूटेंसिल्स में यदि सोल्डरिंग करनी हो तो हम लेड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लेड होता है ये हानिकारक होता है, साथ में ही जो होता है जहरीला होता है। और यदि हम इसका उपयोग हमारे खाने के बर्तनों की सोल्डरिंग में करेंगे तो ये ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएगा हमें। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें इस कंडीशन में जो सोल्डर है उसमें प्योर टीन का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, टीन और लेड के कंपैरिजन में हमको लेड यहाँ पे कैंसिल आउट कर देना है और हमें यूज करना है प्योर टीन कुकिंग यूटेंसिल्स की सोल्डरिंग के टाइम पे। ठीक है, अब हमने अभी तक के जो 3 क्लासेस में पढ़ा है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में, अब हम नॉलेज चेक कर लें। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स की कौन सी जो है प्रॉपर्टी यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है ऑप्शन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लक्स शुड बी लेस देन दैट ऑफ सोल्डर मटेरियल। ठीक है, तो ये तो हमारी बिल्कुल सही बात है कि हमें फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सोल्डर मटेरियल से हमेशा कम रखना है। ठीक है, इसकी वेटेबिलिटी जो है वो कम होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। यदि वेटेबिलिटी कम होगी तो वेटेबिलिटी हमें का रीजन होता है कि मेटल को गीला रखने की क्वालिटी। ठीक है, तो गीला यदि आप रखेंगे मेटल को तो उतनी अच्छा सा क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो जैसे आप इंक का उपयोग करते हैं, तो यदि आपने एक डॉट इंक कहीं पे वो कर दी है, किसी कपड़े पे लगा दी है, तो वो है आराम से अपना ठीक है, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है सोल्डरिंग फ्लक्स की। हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो हम केमिकल रिएक्शन ना करे हमारे सोल्डर मटेरियल के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हार्ड सोल्डर के केस में सही नहीं है। ठीक है, हार्ड सोल्डर के केस में सही नहीं है, ये हमें देखना है। तो वर्किंग टेम्परेचर इज लेस देन जो है 427 होता है।
तो जो होता है ये बिल्कुल गलत है कि इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है ये हमेशा 427 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जॉइंट डज नॉट ओपन व्हेन हीटेड अगेन। ठीक है, तो यदि हमारा सोल्डर है, कोई भी सोल्डरिंग की यदि हम बात करें, तो इसको हम यदि इसके सोल्डरिंग का जो तापमान है उससे यदि हमने अधिक गर्म किया है तो ये जॉइंट आराम से खोले जा सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेमी परमानेंट जॉइंट भी कहते हैं। तो ये डज नॉट ओपन कहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह हमारा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग वाले केस में बेस मेटल जो है वो बिल्कुल नहीं पिघलता है, सिर्फ हमारा सोल्डर पिघलता है। यदि सोल्डर को सोल्डर के फीलिंग सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे अधिक पे गर्म किया जाए तो ये आराम से हीट किया जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। अलॉय ऑफ टीन एंड लेड इज यूज्ड। ठीक है, हम सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स सोल्डर यूज कर रहे हैं वो टीन और लेड का होता है। सोल्डरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। तो हाँ, सोल्डरिंग आयरन जो होता है, सोल्डरिंग आयरन की ही मदद से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स में जो है यही पॉइंट जो है वो गलत है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ब्रेजिंग प्रोसेस। देखिए, नॉट ट्रू फॉर ब्रेजिंग प्रोसेस पूछा है, तो ब्रेजिंग के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? ब्रेजिंग इज डन यूजिंग इलेक्ट्रिक सोल्डर आयरन। नहीं, सोल्डर आयरन का उपयोग करके हम ब्रेजिंग नहीं करते हैं। हमने अभी ब्रेजिंग की बहुत सारी मेथड्स देखी, जैसे इंडक्शन ब्रेजिंग देखी, टॉर्च ब्रेजिंग देखी। तो हम ब्रेजिंग का उपयोग जो है वो ब्रेजिंग को हीट करने के लिए या ब्रेजिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नहीं करते हैं। बोरेक्स इज यूज्ड एज फ्लक्स। तो हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि हम मोस्ट कॉमनली जो है फ्लक्स यूज करते हैं ब्रेजिंग के लिए, वो बोरेक्स ही होता है। ब्रेज्ड जॉइंट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो अभी हमने बात की थी इस पॉइंट पे कि ब्रेजिंग हो, सोल्डरिंग हो, तो इसमें हमारा बेस मेटल नहीं पिघल रहा है, तो इसमें ये जो है हाई टेम्परेचर में ऑब्वियसली ये ओपन हो जाते हैं ये जॉइंट। जॉइंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो क्योंकि ये जॉइंट जो है इसमें बेस मेटल नहीं पिघल रहा है, तो इसमें वाइब्रेशन का असर होता है, इसीलिए ही ये जॉइंट जो है वो सेमी परमानेंट टाइप की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। ब्रेजिंग इज डन यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। तो ये बिल्कुल गलत है, अभी जैसे हमने बात की थी, ये हम जो है इसके लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड यूज करते हैं, इंडक्शन ब्रेजिंग, टॉर्च ब्रेजिंग टाइप की। फ्लक्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन सोल्डरिंग ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में हम कई बार फ्लक्स की यूज नहीं करते हैं। सोल्डर मटेरियल विथ 60% टिन प्लस 40% लेड इज यूज्ड विथ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जब हम काम करते हैं तो 60-40 वाला सोल्डर यूज करते हैं, ये सही है बिल्कुल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज लेस देन दैट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो ट्रू स्टेटमेंट था, सॉरी, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट नॉट ट्रू वाला ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। ब्रेजिंग इज नॉट डन यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स इज यूज्ड इन ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग के लिए हमने कई बार बात की है कि हम यूज करते हैं बोरेक्स। बाकी ये जितने फ्लक्स आपको दिख रहे हैं, जिंक क्लोराइड, रेजिन और रेजिन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब सोल्डरिंग फ्लक्स है। ठीक है, सिर्फ हमारा यहाँ ब्रेजिंग जो फ्लक्स है वो है बोरेक्स। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है,